वजीर आजम शहबाज शरीफ हों या वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। आए रोज नया प्रोजेक्ट, नई नई पॉलिसीज, कभी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तगदो तो कभी मईशत सुधारने के लिए इनकलाबी इक़दामात। जब भी टीवी ऑन करें तो आप देखेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब किसी न किसी दौरे पर हैं और कोई ना कोई इफ्तिताह हो रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब के नौजवानों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की लूट सेल लगा रखी है। मुल्क की तर्ज सियासत के एतबार से देखा जाए तो ये बात खासी हैरान कुन सी है कि दोनों रहनुमाओं ने मेरिट और शफाफियत की नई तारीख रकम कर दी है। मरियम नवाज खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर तलबा को स्कॉलरशिप्स और कर्जे दे रही हैं और किसी से नहीं पूछा जा रहा कि भाई उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है या नहीं। इंतजामी तबादले और तकर्रुरियां भी सिर्फ मेरिट पर हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब कस्टम्स के निज़ाम को शफाफ बनाने की ठान ली है और एक ऐसा निज़ाम लाए हैं जिसमें क्लियरेंस करने और करवाने वाले का किसी को कुछ पता नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम जिससे क्लियरेंस का वक्त कम हो गया है, शफाफियत बढ़ी है और शिकायत में 80% कमी आई है। ये नया निज़ाम करप्शन के खात्मे और कस्टम्स की इस्लाहात के लिए एक इनकलाबी कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि यह कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। 77 बरस बाद वो कामयाबी हासिल की है जिसकी इस कौम को अशद जरूरत थी। उन्होंने इंपोर्टर्स और कस्टम अफसरान के दरमियान फेसलेस इंटरैक्शन देखकर कस्टम्स के तमाम अफसरान, वजीर खजाना और चेयरमैन FBR को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान को बढ़ता देखकर यकीनन हर पाकिस्तानी को खुशी महसूस होती है। जब 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत एक मंसूबे के तहत खत्म कराई गई और एक फलता फूलता मुल्क आजमाइशी प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ा दिया गया तो स्टॉक एक्सचेंज समेत पाकिस्तान की पूरी मईशत वेंटिलेटर पर चली गई थी। सियासत के बजाय रियासत का नारा लगाने वालों की काविशों से आज फिर से इंटरनेशनल इकोनॉमी वॉच डॉग्स इसी स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को मिसाली करार दे रहे हैं और ये सब दोबारा हो रहा है क्योंकि वो आजमाइशी प्रोजेक्ट जेल में है और हुकूमत फिर मुस्लिम लीग नून की है। एक तरफ ये पार्टी है जिसकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की है और दूसरी तरफ वो है जिनका मिशन है कि इस मुल्क की तरक्की में फिर रुकावटें खड़ी की जाए। कभी धरने दे दिए जाते हैं तो कभी मुल्क की सालमियत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। अजयाला जेल में कैद बानी PTI एक तरफ तो अमेरिका के नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो हल्फ उठाते ही पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करेंगे और उन्हें जेल से रिहाई दिलाएंगे, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने एक बार फिर वो ही प्रोपेगेंडा दोहरा दिया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और जनरल बाजवा ने बाहमी साजिश से उन्हें इक़्तिदार से बरतरफ किया। द न्यूज़ अखबार के मुताबिक उस बात का इंकशाफ हुआ है कि साइफर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बानी PTI ने कौम को बताया था। इस साइफर की हकीकत बस इतनी है कि अमरीकी महकमा खारजा के एहलकार डोनाल्ड लू ने एक बार वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अलविदाई ज़ोहराने में शिरकत की जिसमें 3 अमरीकी और 4 पाकिस्तानी ओहदेदार एक ही मेज पर बैठे खाना खा रहे थे। दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर बात हुई जिसे पाकिस्तानी सफीर ने एक खत के जरिए दफ्तर खारजा को आगाह किया। उस सफीर के मुताबिक वो साइफर मजमूई तौर पर 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था जिसमें से 9 पॉइंट्स तिजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसाइल से मुताल्लिक थे, जबकि बकिया 2 में अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू का पाकिस्तानी सफीर के सवालात के जवाब में किया जाने वाला एक तबसरा शामिल था। डोनाल्ड लू ने खुद से कुछ भी नहीं कहा था बल्कि पाकिस्तानी सफीर के सवालों का जवाब देते हुए सिर्फ तबसरा किया था। इस एक तबसरे पर बानी PTI ने सिफारती आदाब को भलाए ताक रखते हुए सियासी मुफादात की खातिर ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर नाकाबिले एतबार मुल्क की सफ में भी ला खड़ा किया है। तो मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनकी मुतजाद तरजीहात, किसने इस मुल्क के साथ क्या किया और कौन क्या कर रहा है, ये बाशऊर कौम सब जानती है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। नई सोच से खुशहाली का रास्ता अपनाएं, छोटे खानदान की तश्कील मुमकिन बनाएं, खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीका जात अपनाएं, बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा अपनाकर खुशहाल घराने और सेहतमंद माशरे की तश्कील मुमकिन बनाएं। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर, हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। नस्लों की खुशहाली का अहद करें एक साथ, आज ही करें खानदानी मनसूबाबंदी की बात। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त,
बर वक्त। कश्मीरी कौम शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की अमीन है। शहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में मशअल राह हैं। भारतीय गुलामी से आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान गुज़श्ता 35 बरस में 96,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। शहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों के लिए काबिल कदर मीरास हैं। कश्मीरी अवाम शहदा के इल्हाक़ पाकिस्तान के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़म हैं। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसी इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल गौस खान नियाजी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा साथ दे रहे हैं जी सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ हैं जी नदीम कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, आई एम श्योर कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और उनको काम करता हुआ देख करके आप यकीनी तौर पर बहुत खुश होंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग का क्लेम ये है कि जितनी भी यूथ है वो आपकी है। सो रोज़ाना की बुनियाद पर जो यूथ प्रोग्राम्स निकल रहे हैं और मरियम नवाज जिस तरीके से यूथ के लिए काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर आपके लिए बड़ी खुशी की बात है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपकी खुशी देखकर ज्यादा खुश हो रहा हूँ। जितनी खुश आप हैं, जैसे आपने प्रोग्राम का बयानिया अब शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपका इस अंदाज में पूरी कौम को मुबारकबाद देना। पहली बात तो ये है कि कोई भी हुक्मरान हो, उस पर यह बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए। अच्छा, हमारी कौम का अलमिया ये रहा, हम वो बदनसीब लोग हैं जो पिछले 40-45 साल से एक ही प्रोजेक्ट भुगत रहे हैं। आपने अभी अपने इंटरव्यू में फरमाया कि जी एक प्रोजेक्ट जेल में कैद है। आपकी गुफ्तगू जाहिर है आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ जो प्रोजेक्ट इस कौम ने 40 साल में भुगता, वो प्रोजेक्ट यही मियाँ बरादरान और ये पीपल्स पार्टी की जरदारी फैमिली है। 1983 से ये लोग पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, और हर बार ये कौम को नई खुशखबरियां सुनाते हैं। जबकि टारगेट क्या हुआ? पाकिस्तान अरबा डॉलर का मकरूज। मैं किसी प्रोजेक्ट पे मोतरज नहीं हूँ। मैं पहली बात बता दूं, मैं दुआ को हूँ। ये जितने प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जा रहा है, अल्लाह करे ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और लोगों को इसका बेनिफिट हो। हुक्मरानों की पहली बुनियादी जिम्मेदारी होती यही है। लेकिन बदनसीबी ये है कि 83 से आज तक यही लोग, यही ग्रोह पाकिस्तान पर हुक्मरान है, मां सिवाय थोड़े से पीरियड के। लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, पाकिस्तान मलेशिया क्यों नहीं बन सका, पाकिस्तान इंडोनेशिया क्यों नहीं बन सका, पाकिस्तान सिंगापुर क्यों नहीं बन सका। चले एक तजर्बा और सही, अपने सियासी मुखालफीन को तबर्रा करके अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को कैदोबंद की सहूलतों में डालकर अपने से डिफरेंट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों की फैन फॉलोइंग को कैप्चर करने की जितनी भी कोशिशें हैं, मैं नहीं समझता इनके वो मतलूबा नताइज हुक्मरान हासिल कर सकेंगे। काश 8 फरवरी को यही यूथ, जिनको आज ये अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, और सारा दिन तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो सरकारी चैनल की तरह हुकूमत की बदासराई करते हैं, काश 8 फरवरी को यही नौजवान इनको वोट के जरिए यहाँ भेजते। मैं ना सिर्फ इनको मुबारकबाद देता, खुशी मनाता। मैं उस तरह का मुतशद्दिद मिजाज का शख्स नहीं हूँ, ना ही मुतासिब ज़हन का शख्स हूँ। अपने मुखालिफ की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना ये जरूरी है। हमारी रिवायात में ये चीज बड़ी कम हो गई है। लेकिन बदनसीबी ये है कि जिस इमारत की बुनियाद ही झूठ पर,
धोखे पर रखी जाए, मैं नहीं समझता वो इमारत कभी भी लोगों की नजर में खुशनुमा या खूबसूरत होगी। बहरहाल हम समझते हैं कि पाकिस्तान को आज जितनी जरूरत संजीदा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की है, इतनी जरूरत इन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की नहीं है जो सिर्फ जाती नमूद नुमाइश के लिए किए जाएं। और बार बार एक बात का दोहराना कि जी हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचा ली। ये 25 करोड़ लोगों की रियासत है, ये करोड़ों लोगों के खून से बनी हुई रियासत है। इसमें करोड़ों मुहाजिरीन की दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत शामिल है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शोधा मेजर अजीज भट्टी और राशिद मिन्हास और बहुत सारे नाम, करोड़ों लोग हैं जिनकी जद्दोजहद रियासत बनी है। ये रियासत बचाने वाले ये लोग नहीं है। काश मैं भी आपका अभी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे जाहिर है आप को एक पॉजिटिव चीज देनी है, मुझे आपकी ना जात पर, ना आपकी गुफ्तगू पर, ना आपके तबसरे पर एतराज, लेकिन काश ये सब कुछ 85 से किया जाता। आज हम दर दर की भीख ना मांग रहे होते। आज पाकिस्तान का हर वो नौजवान जो इस मुल्क से बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखता है सर्विस से लिए कि अपने बच्चों का पेट पाल सके, वो यहीं रोजगार तलाश करता, बल्कि ब्रदर इस्लामी मुल्कों से और हमारी पड़ोसी मुल्कों से लोग यहाँ आते। बेस्ट ऑफ होप्स ही हम तवक्को रखेंगे कि वो दिन जरूर आएगा। और मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर इन प्रोजेक्ट से लोगों को बेनिफिट होता है, नौजवान को बेनिफिट होता है, तो हमें इनको अप्रिशिएट करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या इसके लॉन्ग टर्म असरात निकलेंगे या ये भी हमेशा की तरह वो लैपटॉप स्कीम और वो सस्ती रोटी स्कीम और वो जो 30-40 कंपनियां बनाई गई थी डिफरेंट, जिनमें अरबा रुपया इस मकबूल गरीब मजबूर महकूम कौम का झोंका गया था। वो ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर के सीने पर सवार होकर दौड़ तो रही है, लेकिन उसने कहा मंथली एक्सपेंस आज भी पंजाब के 12 करोड़ लोगों को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वो अरबा रुपया की सब्सिडी जो हर साल में देनी पड़ती है, वो अरबा रुपए के मार्कअप। अभी जब पंजाब गवर्नमेंट का बजट पेश किया गया मोहतरमा, तो उसमें 56 बिलियन रुपीस 56 अरब रुपए सिर्फ मार्कअप की मदद रखे गए, जो एक क्वार्टर के लिए थे। अभी एक साल के मैं बजट की बात नहीं कर रहा। तो मैं दुआ गो हूँ अपने वतन के लिए, मेरा मुल्क है, इस पर कोई भी शख्स हुक्मरान हो, वो हमसे भले मुख्तलिफ सोच रखता हो, हमें उसका जाती तौर पर हमेशा एहतराम रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे ये कि अब इस मुल्क को इन खेल तमाशों से निकाल कर किसी ऐसी सिन्फ की तरफ लेकर जाया जाए जहां जो ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखे थे, उनकी तकमील हो सके, उस मंजिल को हम पा सके। ठीक है जी, यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करने से भी तो तकमील होगी ना। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ मैं पहले जाऊंगी। गौस खान नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देखते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि इनकी प्लस द गवर्नमेंट द शहबाज सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो सेनेटर साहब, ये तो आपको भी एक प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि आपका वो प्रोजेक्ट है, अगर 85 से शुरू हुआ होता तो फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी और तरह से होते, आज इस तरह से किसी से भीख ना मांगनी पड़ रही होती। मैं तो सबसे पहले वैसे तो आपको मुबारकबाद देना चाहती थी, मुझे लगा कि नदीम कुरैशी साहब भी आपको मुबारकबाद देंगे। सबसे पहले ये जो फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम, जिसकी बाकायदा तौर पर एक ना सिर्फ तकरीब हुई बल्कि प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई, और अनाउंसमेंट क्या थी, मुबारकबादें थी। प्राइम मिनिस्टर ने सबको मुबारकबाद पेश की कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया, इससे करप्शन में कहीं हद तक कमी आएगी, और आप भी तो ये चाहते थे, आप भी तो ऑन बोर्ड हैं। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पहले यही कहूँगा कि ये जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मौजूदा फेडरेशन बनी है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। और जब भी पॉलिटिकल सिस्टम को डीरेल किया गया मार्शल लॉ के जरिए या किसी दूसरे तरीके से, तो तभी मुल्क की जो मईशत है, मुल्क की जो तरक्की है, वो रुक गई। और पीटीआई का जो प्रोजेक्ट था वो भी यही था कि पॉलिटिकल सिस्टम पर जो है वो बंद बांधा गया और ज़बरदस्ती इनको 2018 के इलेक्शंस में लाया गया। अननेचुरल तरीके से धांधली के जरिए इनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया। और इन्होंने क्या किया, मुल्क के साथ कितने कर्जे लिए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा ये हुकूमत चल रही है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल किया है। और ये है इस वजह से मुल्क की मईशत और मुल्क की तरक्की का राज इसमें है कि जब भी सियासत को जो है वो पीछे ले जाया गया, को मुल्क की तरक्की मुतासर हुई, वो 2018 हो या 1977 हो, तो 1999 हो और कोई दौर हो,
جب بھی جو ہے وہ سیاست پر قدغن لگائی گئی اور اس کس کو لایا گیا سیاست پر قدغن لگا کر ملک کی ترقی اور ملک کی معیشت کیسے روکی گئی، یہ تو پروجیکٹ ان کا تھا، پی ٹی آئی والا پروجیکٹ لایا گیا 2018 میں. ہم تو کرائے کرتے رہے کہ سیاست پر جو ہے بند نہ باندھا جائے اور سیاست کو جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھ کر جو ہے اپنے مسائل حل کرنے کی وہ جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے وہی اس پر عمل کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ قدغن لگائی گئی اور ملک کی ترقی متاثر ہوئی. اور آپ دیکھیں ان کی کمپیریزن کریں ان کی گورنمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی کمپیریزن کریں کہ ملک کہاں انہوں نے لاکھڑا کیا تھا اور پھر کیسے حکومت نے اس کو جو ہے وہ دلدل سے نکالا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, ریفارمز ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سندھ میں ریڈ لائن ہم لا رہے ہیں, گرین لائن لا رہے ہیں, پنک لائن عورتوں کی بسیں, اور اکنامی کو ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں, ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. یہ تو تبھی ہوتا ہے جب آپ سیاست پر جو ہے وہ غیر فطری بد نہیں باندھیں اور سیاست کو جو ہے وہ چلنے دیں. جب آپ نے 77 میں کیا تو وہ سیاست ترقی رک گئی, معیشت رک گئی. آپ نے 99 میں یہی کیا تھا, آپ نے 2018 میں یہی کیا تھا. جب بھی آپ نے پہلے ایسے ہی کیا ہے تو ایسے ہوا ہے, اور پی ٹی آئی اس میں شریک تھی. ابھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے, آپ تو اس کی پیداوار ہیں, اس بند کی پیداوار ہیں جو سیاست پر باندھا گیا. تو اس سے تو یہ ہوا ملک کی ترقی پیچھے ہو گئی, اور جو ہم نے خواب دیکھے تھے ترقی کے, معیشت کے خواب دیکھے تھے, نوجوانوں کو جو ہے ہم نے مستقبل جو ہے وہ دینا تھا, وہ کہاں گیا؟ وہ سارے اس میں چلے گئے کہ مسلط کی گئی گورنمنٹ جہاں, اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. اور یہ پی ٹی آئی کا بھی یہی پروجیکٹ تھا, تو اس میں تو دہرائے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اس کو بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے. یہ آپ دیکھیں آج کل خیبر پختونخوا کا کیا صورتحال ہے. یہ کوئی ایک پروجیکٹ بنائیں, ایک یونیورسٹی بتائیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کتنی سندھ میں یونیورسٹیز ہیں. ایجوکیشن کا دیکھیں, ہیلتھ انسٹیٹیوشن کا آپ دیکھیں اسپرٹ کتنا ہے. ہم نے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ کون سے پروگرامز ایشو سر کیے. آپ اپنے پروجیکٹس کو ایڈمٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, بسد احترام, یہ تو آپ کے ووٹ بینک کو, آپ کے وجود کو, آپ کے کانسٹیٹوئنسیز کو, یہ تو اسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے سر. تو دیکھیں نا, یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ ہم تو بھائی, ہم نے ملک کو یہ کانسٹیٹیوشن دیا 1973 کا کانسٹیٹیوشن, جس کے تحت فیڈریشن آف پاکستان بنی ہوئی ہے. ہم اس کے فاؤنڈر ہیں. اس کو کس نے جو ہے وہ تارپیڈو کیا؟ جنرل ضیاء نے کیا, بعد میں جنرل مشرف نے کیا, بعد میں 2 پرائم منسٹر کس نے ہٹائے؟ جوڈیشری نے ہٹائے. 2 پرائم منسٹر ملٹری نے ہٹائے. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. چاروں چیزوں کو جو ملک میں ہوئی, جو ملک پر جو ہے وہ قدغن لگائی گئی, اس چاروں چیزوں کو تو انہوں نے سپورٹ کیا. اور بعد میں یہ جو ہے وہ مسلط کیے گئے ملک پر. اس سے کیا ہوا؟ ملک معاشی کرائسس میں چلا گیا. یہ جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے, یہ ریفارمز کس وجہ ہو رہے ہیں کہ ہم اس صورتحال سے نکلیں جو صورتحال ہم پر مسلط کی گئی تھی ماضی میں. اور یہ تو ان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے 2022 سے, جب ان کو گورنمنٹ سے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا. ہمیں کیسے نکالا گیا بھائی؟ ہمیں تو نکالا گیا جو ہے وہ یا تو ملٹری نے نکالا مارشل لگا کے, یا تو جو ہے وہ جوڈیشری نے نکالا. ان کو دونوں کانفیڈنس کے ذریعے, قانون کے ذریعے نکالا گیا. تو یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, رول آف لا کی, اور جب باتوں کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ مطلب کہ اتنا ڈبل اسٹینڈرڈز پالیٹکس میں, اتنا ڈبل اسٹینڈرڈز عام لائف میں, آپ نوجوان کو کیا اتنا ڈبل سٹینڈرڈ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر؟ اس کا جواب ندیم قریشی دیں گے, لیکن پہلے غوث خان نیازی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. نیاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. چلیے زبردست, بہت اچھا ہو جاتا کہ اگر ہمیں آپ کی شکل بھی نظر آ جاتی تو ذرا پتہ لگ جاتا کہ آپ کی اس ٹائم پہ جواب دیتے ہوئے باڈی لینگویج کیا ہے. لیکن نیازی صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں, مطلب پرائم منسٹر جتنا کام کر لیں, مریم نواز صاحبہ جتنا بھی کام کر لیں, پی ٹی آئی کو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کام کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے پروجیکٹس کو حلوہ سمجھ رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں, یہ تو صرف ایک فوٹو سیشن کے لیے ہے. مطلب اگر آپ کی اپوزیشن ہی نہ مانے آپ کے پروجیکٹس کو, اور پھر ایک ایسی اپوزیشن جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا نیریٹو اور ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو سر یہ تو پھر گھاٹے کا سودا ہوا. دیکھو, اپوزیشن کبھی بھی نہیں مانتی کہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, اس نے پوزیشن کرنی ہے. اپوزیشن کرنی ہوتی ہے حکومت کے ہر پازیٹیو چیز کو نیگیٹو شو کرنا ہوتا ہے, اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے. اب یہ ندیم قریشی صاحب غالباً تھے, میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا, تو ان کا یہ تھا کہ جی یہ کرپشن اتنی ہوئی ہے, انہوں نے بڑے فگرز بتایا کہ جی اتنی کرپشن ہوگی, اتنی پنجاب وہاں پیچھے چلا گیا, یہ وہ سارا. اب دیکھ لو اپنا, آپ 3-4 سال کا دورانیہ دیکھیں, اس میں جو انٹرنیشنل جو کرپشن جو
मॉनिटर करते हैं, उसमें तो पाकिस्तान 3-4 दर्जे और नीचे चला गया। हमारे दौर में जो पिछले 22 साल जो 22 महीने की हुकूमत की है, हमने तो 5-6 दर्जे इम्प्रूव किया था। तो करप्शन किसने की भाई? करप्शन किसके दौर में ज्यादा थी? अभी तो मैं 7 और नेक्स्ट ईयर हो गए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान को 3-4 या 5-6 दर्जे और ऊपर चला जाएगा और फिर उसमें करप्शन कम शो होगी। तो ये चीज बस इनका बयान ये था, करप्शन। उसके अलावा इन्होंने एक बात भी नहीं कही कि हमारे 3.5 साल दौर में या 3.25 साल में हमने क्या तरक्की की, उस पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया, क्या रिलीफ दिया लोगों को, उस बात को नहीं। ना के पास कोई बताने को कुछ है, बस यही है कि नून भी करप्ट है, कि पार्टी करप्ट है, ये सारे करप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे यहाँ इधर सरगोदा में आई थी मरियम साहिबा, और मैं इतना हैरान हुआ, उतना इमोशनल जो यूथ थी, मतलब 2000 बच्चे थे जिनको होनहार स्कॉलरशिप मिले, और वो जिस तरह वो मतलब मरियम को जो दे रहे थे, मतलब पजीराई दे रहे थे, मैं तो हैरान हूँ कि यूथ में किस कदर तब्दीली आई। इनको ये चीज़ अभी नजर नहीं आ रही। अभी तो नेक्स्ट स्टेप जो है अगले 2-3 महीने में लैपटॉप स्कीम शुरू होगी, तो हम तो भाई इन्वेस्ट कर बात, ये सारा 72 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है कि यूथ को एम्पावर करो, यूथ को सहूलियात हो, यूथ को वही मौके पैदा करो जो बाहर जाके होते हैं। अब कोई बच्चे ने यहाँ फरमाइश की यूथ ने कि जी मैं बाहर से इंटरनेशनल सरकार से वो भी लेके थे, उन्होंने कहा मेरे बच्चों मैं जरूर करूंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह आईटी जो बन रहा है, आईटी पार्क बन रहा है नवाज शरीफ आईटी पार्क लाहौर में, उस स्पेस की सहूलतें होंगी कि आपको मतलब वहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हम भेजेंगे आपको जरूर, लेकिन इन दी मतलब नियर फ्यूचर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक कि अब यहाँ जो सहूलतें हैं, यानी कि वो आईटी की सहूलियात हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलियात हैं, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल होगी। वो मिसाल चाइना की दे रही थी कि जो चाइना में 5वीं जमात का स्टूडेंट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता है, तो इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान में होगा। और सारी चीजें हम हंगामी बुनियादों पे कर रहे हैं। और ये जो सवा चोर चोर के नारे लगाते हैं, अब नारों से काम नहीं चलेगा। कभी ये कहते हैं ये ओवरसीज पाकिस्तान के पैसे ना भेजें, इनको कोई भी नहीं पता कि ओवरसीज पाकिस्तान जो इनके फेवर है वो पाकिस्तान पैसे भेजते नहीं। उनकी नेशनलिटी वहाँ के कल्चर है, वहाँ को कभी नहीं। बेचारे और 90% तो वही लोग पैसे भेजते हैं जो मजदूरी करने गए हैं। यानी कि अगर 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है तो उसमें से तकरीबन 80 लाख तो लेबर है, वो तो बेचारे पैसे भेजते हैं, चाहे हालात जो भी हो। और ये एक अपना एक पॉइंट, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करिए कि हम सिविल नाफरमानी चलाएंगे और बाहर से पैसे आना बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 35% इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी कि रेमिटेंस 35% बढ़ गई है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है। उससे हमने उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया है, 5 साल बाद अब रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह हमने 13 से 18 डिलीवर किया था, उससे बेहतर कहीं इंशाल्लाह जो है आप उसमें दोनों चूंकि हजरात ने इस प्रोग्राम में भी अपनी इतनी परफॉर्मेंसेस बता दी हैं कि बेचारे नदीम कुरैशी साहब तो चुप ही हो गए हैं। मतलब नदीम कुरैशी साहब, मैं हूं कि आपका माइक खोला जाए और मैं आपसे राय लूं, लेकिन क्या करें, ब्रेक आ गई है बीच में। अलाउ करें, एक ब्रेक ले लेते हैं और आप जल्दी से अपना जवाब तैयार कर लें, क्योंकि ना आपके ताने चलेंगे, ना आपकी नारेबाजी चलेगी, और ना ही आपकी इस तरह की डबल स्टैंडर्ड की सियासत चलेगी, बकौल जो हमारे बाकी 2 पार्टिसिपेंट और बाकी 2 पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। तो जवाब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। गर्दालूद तामीराती साइट्स स्मोक की एक बड़ी वजह। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से तामीराती साइट्स पर आलूदगी के खात्मे के लिए SOPs का इजरा। तमाम तामीराती साइट्स पर 20 जनवरी तक मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की तयशुदा हिदायत के मुताबिक तनसीब लाजमी करार। आलूदगी में 80% कमी, 8 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी का इस्तेमाल, एनर्जी एफिशिएंट और टाइम कंट्रोलर के साथ। खिलाफ वर्जी की सूरत में जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं और सीधी बात जोन में मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं वेरी ऑनरेबल गौस खान नियाजी साहब, नून लीग को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरा साथ दे रहे हैं जी सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। एंड नदीम कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब बने रहने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ पेशेंस टुडे। आज तो बड़े बदले बदले से लग रहे हैं, मतलब कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर आपकी पार्टी की तरजीहात भी बदल जाएं। तो सर जवाब दीजिए, मतलब कुछ अजीब नहीं लगता वैसे देखने में कि वजीर आला अगर पंजाब की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हमें दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह आप लोगों ने अपनी इंतशारी सियासत को फैलाने के लिए यूथ को टारगेट किया, वो पॉजिटिव प्रोडक्शन और क्या कहते हैं कि प्रोग्रेसिव की नेस की तरफ भी वो यूथ को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको अजीब नहीं लगता कि आपकी पार्टी का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता आपकी पार्टी का? अच्छा, आप इतनी ही तवज्जो से सुनिएगा जैसे आपने मेरे दोनों भाइयों को सुना है। पहली बात यह है, किसी भी शख्स की अगर राय को हम इज्जत नहीं देते तो ये उस शख्स की एक तरह से तौहीन कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की यूथ को अगर आप और मैं अंडरमाइन करेंगे और ये समझेंगे कि पाकिस्तान की यूथ उतनी विजनरी नहीं है जितनी बाकी दुनिया की है, तो हम अपने लोगों की, अपने बच्चों की, नौजवानों की आसूदगी कर रहे होंगे। ये विजनरी यूथ थी जिन्होंने 8 फरवरी को इन सारे सियासत के रस्तुओं को अपने वोट से शिकस्त दी। अब आप प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। आप जो मर्जी कहें, मुझे आपकी बात का मैं एहतराम करूंगा, इज्जत करूंगा, लेकिन अपनी राय जरूर दूंगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो इस मुल्क के जो नेशनल रिजर्व थे वो $23 अरब के करीब थे। ट्रेड डेफिसिट जो हमेशा हुआ करता था, आज भी है, वो खत्म हो गया था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स कम हो रही थी। एक एहसास प्रोग्राम का कंपोनेंट देख ले तो ये सारे स्कॉलरशिप्स, ये तमाम प्रोजेक्ट्स नौजवान के लिए, स्किल्ड बच्चे बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स बोथ मेल फीमेल सबके लिए, घरेलू खवातीन के लिए, ताजर के लिए, ट्रेडर के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, ये सब प्रोजेक्ट सिर्फ एहसास प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट थे और कभी इनके हवाले से कोई इतनी बड़ी बड़ी तकारीब नहीं हुई थी। मैं अगर ये गुजारिश कर दूं, कभी इस पे डिबेट कर ले कि एक जब चीफ मिनिस्टर विजिट करती है, जो अभी मुल्तान आई थी चीफ मिनिस्टर पिछले दिनों, 10 करोड़ रुपए का उनका विजिट था, वो बाकायदा टेंडर हुआ है उसका। अब मैं ये बात करूंगा, शायद इस पे बहुत सारे एतराजात होंगे। कभी भी इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से तहरीक इंसाफ ने इस तरह ना एड्स चलाई थी, ना टीवी एड्स दी थी, ना अखबारात पर एड्स दी थी। लोगों को डायरेक्टली बजरिया मोबाइल डिजिटल दौर था, बच्चों को चीजें शिफ्ट हो रही थी। तारीख में पहली बार 1-1 करोड़ रुपए के लोन दिए गए नौजवानों को, जीरो मार्कअप पर, सिर्फ उस पर सर्विस चार्जेस थे, और वो बच्चों ने अर्निंग की और उन्होंने वो रिटर्न किए। पूरा एक मैकेनिज्म था, उसी मैकेनिज्म को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। क्या किया जा रहा है हमेशा की तरह, येलो कैब टैक्सी जैसे चलाई गई, डिस्प्ले हो। मोटरवे के बारे में बार बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, मोटरवे की बड़ी इफादियत है, लेकिन मैंने 2 तरह के लोगों को देखा है लीड करते हुए दुनिया को। कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी कौमों के लिए रास्ते खोलते हैं, विजन के, तरक्की के, आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए। कुछ लोग वो होते हैं जो वो लीडर वो होते हैं जो सिर्फ वोट के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं हैरान हूँ अपने भाई ज़मीर घुमरो साहब पे, सेनेटर हैं, अभी इन्होंने बड़े पीपल्स पार्टी के कारनामे गिनवाए। ये कराची को सिर्फ पीने का साफ पानी नहीं दे सकते। आपका पूरा मीडिया, डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स और पीटीवी जो कराची के लोगों के हालात दिखाता है, दिल खून का आंसू होता है। मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं करता, आज भी आधे सिंध पे कच्चे के डाकुओं का राज है। पंजाब से लोगों को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं, वीडियोस आती है सोशल मीडिया पर। मतलब किसको बता रहे हैं? मैं जितना आपके खिलाफ झूठ बोलता रहूं, लोग नहीं मानेंगे कि अगर लोग सहूलत पे होंगे। यही यूथ है जिनको हर चीज का पता है। कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे इंतखाबात तो फॉर्म 47 के जरिए नहीं हो सकेंगे ना, वक्त बदलते हैं। जिस रोज भी इस मुल्क की यूथ को वोट देने का मौका मिला और उसके वोट काउंट हुए, सब लोगों को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। वैसे मैं नदीम कुरैशी साहब पूरी कौम को यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूं, शायद आपके लिए वो बदखबरी हो, लेकिन खुशखबरी ये है कि जो रेमिटेंसेज हैं उनमें 35% मजीद और इजाफा हुआ है। यानी पिछले दिसंबर से इस दिसंबर तक जो रेमिटेंसेज इस दिसंबर में आई हैं वो पिछली दिसंबर से कहीं ज्यादा हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं। और बदखबरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की अनाउंसमेंट की थी और उसके ऊपर आपने बोला था कि जितने भी ओवरसीज आपके सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेज लीगल तरीके से ना भेजें।
سر آپ کی وہ کال ہی رد ہو گئی, لوگوں نے آپ کی بات سنی ہی نہیں, ریجیکٹ کر دی. تو اسی لیے تو اسی دسمبر کے اندر جو ہے اتنی زیادہ رائز ملی. آپ نے سنا نہیں شاید غوث خان نیازی صاحب کو غور سے؟ میں نے سنا غوث نیازی صاحب کو, آپ کو بھی سنا, چونکہ آپ کے سننے کے دوران کسی اور شخص کو سن ہی نہیں سکتا. آپ ماشاءاللہ اتنی اسکلڈ ہو کر آتی ہیں, اتنی تیار ہو کر آتی ہیں, آپ کے منہ سے پکے پکے جھوٹ بھی سچ لگتے ہیں انسان کو. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, ابھی میری بات درمیان میں رہا کہ میں آپ کے سوال کا بات کے جواب دوں گا. 1000 پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے صرف پنجاب میں چل رہے تھے. پنجاب کے 35,000 کلومیٹر ایجوکیشن سسٹم کو اس وقت کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا اور لوگوں کو پوری ایگریکلچر کو چینج کر کے رکھ دیا. تاریخ میں پہلی بار 35,000 کلومیٹر ایجوکیشن سسٹم پنجاب کا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام, جس کو فرسٹ ٹائم ڈیولپ کیا, ٹیل تک پانی پہنچایا تحریک انصاف نے. کاشتکار کو جگہ جگہ پر ہر جگہ پہلی بار کاٹن کی اور ویٹ کی جو ہربیسائڈ تھی, پیسٹی سائڈ تھی, ان پہ سبسڈی دی گئی پر ایکڑ. کراپ زوننگ کی گئی, 5 میجر کراپ جو ہوتی تاریخ کی بمپر ترین ییلڈ انہوں نے حاصل کی تھی. میں صرف ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں. پہلی بار یہ ہوا کہ ایجوکیشن میں نئی یونیورسٹیز کا قائم عمل میں لایا گیا. 7 یونیورسٹی صرف پنجاب میں قائم ہوئی تھی جو آج کام کر رہی ہیں, جن میں باقاعدہ شروع ہوئی. اس کے علاوہ سن لیں پورے ہیلتھ سیکٹر کو اسٹرینتھن کیا گیا. وہ تمام پیریفیرل میں جو ہیلتھ ڈسپینسریز تھی سٹاف ہی نہیں تھا. آج کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں آپ کے سارے سکولز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. پورا پرائمری اور ایجوکیشنل سسٹم, دنیا میں کوئی ملک ایجوکیشن سے اپنی قومیں بناتا ہے, کوئی ملک اپنی ایجوکیشن بیچتا نہیں ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کبھی سورس آف انکم نہیں ہوتی گورنمنٹس کے لیے. یہ میں نے پہلی گورنمنٹ نے کیا, سارا ایجوکیشن سسٹم سیل کر رہے ہیں, سارا ہیلتھ سسٹم سیل کر رہے ہیں, موٹر ویز سیل کر رہے ہیں, ایئرپورٹ سیل کر رہے ہیں. کس کو بنا رہے ہیں بیوقوف فنش؟ کون خوش ہو گیا ان باتوں سے؟ میں تو ہو گیا خوش. میں نے پروگرام دیکھا, میں بڑا خوش ہو گیا ہوں. لیکن جب مجھے بجلی کا بل آتا ہے, جب میرے منتھلی ایکسپینس ہر مہینے بڑھتے ہیں. آج میں نے گاڑی کا اپنا موبائل چینج کروایا, پچھلے ماہ سے 1400 روپے زیادہ لگے ہیں. میں یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہو کیا رہا ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں دعا گو, جو لوگ پاکستان کی خلوص سے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, واللہ میں ان کے لیے دعا گو. میرا پولیٹیکل میری سٹینڈنگ اپنی جگہ, میں جس شخص کو فالو کرتا ہوں, جس کی آئیڈیالوجی کو, شکر ہے آپ نے بھی کچھ اچھے اور پازیٹیو الفاظ میرے لیے ادا کیے, بہت بہت شکریہ. لیکن نیاز صاحب, یہ آپ ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ کس چیز کا دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ ہم تو حقیقت بتا رہے ہیں کہ ابھی نہری نظام کی بات کر رہے تھے نا, یہ سارے ٹیل تک پانی جانا اور نالے پکے کرنا, یہ کس کی اسکیم تھی؟ یہ تو شہباز صاحب کی اسکیم تھی. انہوں نے بزدار نے اپنے دور میں کیا کیا؟ یہ صرف ہے نا پنجاب کا پروجیکٹ تھا, تو وہ سارا شہباز صاحب کے دور میں ہوا, ان کے دور میں تو نہیں ہوا. مطلب کم از کم جو ہمارے دور میں اس کو اپریشیٹ تو کریں, اچھی چیزوں کو. اگر آپ سیاست دان ہیں تو ضرور آپ تنقید کریں, لیکن پازیٹیو تنقید کریں. لیکن یہ ایک میرے آپ کر رہے ہیں, ابھی سکولوں کی بات کیجیے کہ آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, سکول بند ہو رہے ہیں, یہ ہوتا نہیں بھائی. پرائیویٹائز اگر کر رہے ہیں تو حکومت تو پہلے سے زیادہ خرچ دے رہی ہے, کہ جو سکول جن کی پرائیویٹس نہیں ہے, یہ سکول میں بچے نہیں ہیں, ان کو انسینٹیو دیا ہے کہ پرائیویٹائز کر کے بچوں کو, جتنے بچوں کو سکولوں میں لایا جائے, اور پر بچہ جو ہے وہ اپنے جو پر منتھ جو ہے وہ بچہ حکومت ادا کرے گی. آپ شو کریں گے, سب چیز آن لائن ہوگا, جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے سکول کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہو جو بھی ہوگا تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. لیکن انسینٹیو دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ایجوکیشن دی ہے. آپ اس پہ کرپشن کا الزام لا رہے ہیں. ابھی 2-3 مہینے تو یہ شروع ہوا ہے ابھی, بلکہ ابھی اس فیز میں کہ شروع ابھی کہیں کہ شروع ہو گیا ہے, دوسرا فیز شروع ہونے لگا یا تیسرا, تو ابھی تو پورا سسٹم ہو جائے. اور پہلے سے تنقید شروع کر دی کہ جی آپ یہ سکولوں کو یہ فارغ کر یہ بند کر دیے. نہیں میرے بھائی, بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. آپ 5 سال انشاءاللہ جب ہو جائیں گے 2029 میں, آپ دیکھیں گے پنجاب میں شرح خان کی انشاءاللہ 80% کو ٹچ کرے گی. یہ بات آپ سن لیں, آپ کو لکھ کے رکھ لیں. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ 29 میں ہم پروگرام کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ شرح خان کی کیسے پنجاب میں بڑھی ہے. اور باقی یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ 5 سال جو ہیں آپ کی حکومت وہ بالکل پوری کرے گی, کانفیڈنس بھی آپ اس پہ اپنا شو کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے والے ہیں. ابھی خرم دستگیر صاحب, سعد رفیق صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل معاملات پر ہوئی تھی. تو اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ اضلاع کا دورہ بھی کریں گے. تو بیسیکلی پلان کیا ہے ان کا, کچھ آئیڈیا ہے, کچھ آپ اس بارے میں جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو کر کے پولیٹیکلی اس دفعہ کیا کرنے والے؟
ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو ریآرگنائز کر رہے ہیں میاں صاحب. اور کسی بھی پارٹی کی جو بیس ہوتی ہے اس کا تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے. ایک ایم پی ایم این ہوتا ہے جس کے بیس پہ گورنمنٹ بنتی ہے، اور ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے جو گراس روٹ تک ورکرز کو ٹچ کرتا ہے. تو ان جو پچھلے سال تقریباً ہونے کو ہے، تنظیم کو کسی نے ابھی مطلب اسی طرح تنظیم پرانی 2016-17 کی چل رہی ہے، کئی لوگ ہیں کئی چلے گئے، دوبارہ آرگنائز کر رہے ہیں، دوبارہ جس طرح آپ یوتھ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس طرح نیکسٹ میاں صاحب جو ہے وہ حمزہ صاحب کے ساتھ مل کے یا رانا سنور کے ساتھ مل کے سعد رفیق صاحب سے مل کے پارٹ یوتھ کو اور عوام کو ورکرز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے خود کو بھی تاکہ تسلی ہو، ان کو مورال اپ ہو. جو اتنا ان کا جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا چلتا ہے تو اس سے متاثر نہ ہوں. تو میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے پارٹی میں. جان ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں پارٹی ایکٹیو ہوگی پنجاب میں. اور یہ لوگ جو ہے نا بھول میں یہ قریشی صاحب کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اگر الیکشن بھی بلدیاتی ہوں گے دوسرے ہوں گے، دیکھ لینا کہ یوتھ کس طرف جاتی ہے. یوتھ کو تو آپ نے ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اصل اب یوتھ کو یہ سمجھ آ گئی. اب پنجاب کے بینش پنجاب کے میڈیکل کالج میں 3300 سیٹیں ہیں. 3300 میں سے 1700 بچوں یعنی کہ مور دین 50% بچوں کو جو اسکالرشپ دیے جائیں گے. اسکالرشپ کی اماؤنٹ اتنی ہے کہ نہ صرف اپنی بکس خرید سکیں گے، اپنے خرچہ کریں گے، بلکہ کوئی سیو بھی کر سکیں گے. تو اس سے بڑا جو یوتھ کو جو ہم کوئی آج نہیں طور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں نیاز صاحب. میں بالکل پی ٹی آئی سے تو اس کے اوپر ریاکشن لوں گی، لیکن پہلے میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تو لے لوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، کیونکہ نیاز صاحب نے تو ڈیولپمنٹ کا پورا روڈ میپ اگلے 5 سال روڈ میپ کیا انہوں نے تو رزلٹ بھی بتا دیا ہے، بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چیلنج کیا ہے کہ اس حد تک اس لیول تک جو ہے اعداد و شمار کے اعتبار سے کہ وہ یہاں تک 5 سال کے بعد پاکستان کو پہنچا دیں گے، اسپیسیفکلی وین ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب. دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایک نیگیٹو سیاست یا اپنی اسی پرانی ڈگر کے اوپر لگاتار کام کر رہی ہے، عوامی پروجیکٹس نہ ہونے کے برابر، عوامی مسائل کے اوپر پراپر فورم کے اوپر بات چیت بالکل نہ ہونے کے برابر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، کنسیڈرنگ دیٹ کہ پاکستان کو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف ایکچولی جو یوتھ کارڈ یوز کرتی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ان کا یوتھ کارڈ جو ہے وہ فکٹیشس ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کون سے ماڈلز دیے ہیں، ایک بوزدہ، دوسرا گنڈا پور. ابھی تو ان کے اپنے اتحادی مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ ان کا جو مینڈیٹ کے خیبر پختونخوا میں وہ جیلی ہے. وہ ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جیلی ہے. ریسنٹلی بھی وہ لوکل الیکشنز ہوئے، اس میں ہار گئے، ایون ان کی سٹنگ گورنمنٹ تھی. اور ان کے نمونے یہی ہے، بزدار ہے یا گنڈا پور ہے. تو یہ یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے قریشی صاحب نے کہا کہ کراچی میں پانی نہیں ہے. بھائی کراچی میں مسائل ہے بڑے. آپ نے تو کراچی کے لیے جو پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا، 1% انہوں نے کراچی کو نہیں دیا. صرف یہ کراچی پر سیاست کر رہے تھے. اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. وہ رول ماڈل ہیں نوجوانوں کے. وہ روز نیا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو کیا دیا ہے؟ ان کو مس گائیڈ کیا ہے. اور اپنا جو رانگ نیریشن ہے، جو فراڈولنٹ نیریشن ہے، وہ انہوں نے نوجوانوں کو دیا ہے، ان کو مس گائیڈ کیا ہے. اور تو کچھ نہیں کیا. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. دوسروں کا ہمارا مینڈیٹ تو ہمیشہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ پر کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتا. ان کے مینڈیٹ پر جو خیبر پختونخوا میں ان کی پہلی گورنمنٹ آئی، اس پر کوشش سے ابھی ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا مینڈیٹ جو ہے وہ جیلی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ نہیں. ان کی کوئی ڈیولپمنٹ، یہ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ نہیں بنائے. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے تو کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہو پاکستان کا. اور انہوں نے تو کوشش کی کہ جو ہے وہ جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ نہیں آئے. انہوں نے اپیل کی، لیکن لوگوں نے ان کی کال نہیں سنی. اور جو انہوں نے 26 میں اور 9 مئی پر کیا کیا، ان کی کون سی خدمات ہیں ملک کے لیے جو لوگ ان کو فالو کریں گے؟ انہوں نے احتجاج کیا، 3 صوبوں سے لوگ نہیں آئے، گورنمنٹ کے ایکسپنسز پر خرچ کر کے لوگوں کو لے آئے. اور وہ کیا ہوا 26 نومبر کو، کیا ہوا 9 مئی کو؟ تو ان کا کون سا جو ہے وہ سیاست میں کارنامہ ہے جو یہ 8 فروری
8 फरवरी कर रहे हैं, इनका अपना मैंडेट वो उनका इत्यादि कह रहा है कि ये जाली है। ये मतलब कि इतना नरेशन झूठ पर बनाया है, ये जो प्रोपेगेंडा जो है इनकी हिटलर से भी ज्यादा हो गई है। हिटलर भी इतनी प्रोपेगेंडा नहीं करता था जितनी ये करते हैं, ये चलते ही प्रोपेगेंडा पर हैं और इनका कोई जो है वो बेसिस नहीं है। तो बेसिस तो आप देखें, आप आ जाकर आए 2022 में के फ्लड्स में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। आप देखें आकर हमने कितने घर बनाए हैं, हमने कितने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, हमने जो है वो नई जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू किए हैं। इवन कराची के लिए रेल लाइन है, येलो लाइन है, पिंक लाइन है, ग्रीन लाइन है और पानी के मंसूबों पर काम हो रहा है। हमारा मेयर देखें कितना एक्टिव है, डेली जो है वो आप उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिंध के लिए कोई नहीं काम किया, अलबत्ता सिंध में इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो इनकी सियासत यही है कि भाई जो है वो ये जुडिशरी अपने हक में होती है तो उसकी सपोर्ट करते हैं, अपने हक में नहीं होती तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मतलब कि डबल स्टैंडर्ड जो सियासत में है ना, वो जल्दी में एक्सपोज हो जाते हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं चलते। ये जो बेसिकली आप नून लीग की परफॉर्मेंस से भी खुश हैं और आप नून लीग को सपोर्ट भी करते रहेंगे तो 5 साल तक हंसी खुशी आप लोग का ये सफर कट जाएगा, ऐसा ही है राइट? हमने तो 2014 में भी जो है वो जब ये एहतजाज लेकर आए थे इस्लामाबाद में, हमने तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहा था कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम सपोर्ट करेंगे, हम पार्लियामेंट के साथ हैं, हम सियासत के साथ हैं। हालांकि हम मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, उस वक्त भी हमने सपोर्ट किया था, अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में। और जाहिर है गवर्नमेंट के साथ हमारे इख्तिलाफात भी होते हैं और होते हैं कोलिशंस में, लेकिन इसका मकसद I'll take the next pick from here. नदीम कुरैशी साहब, नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है, खुदा का वास्ता है कुछ नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ही कोई कौमी धारे के अंदर सर आप शामिल हो जाएं। और वैसे भी एक और पता नहीं आज क्या दिन है, एक और पता नहीं, वैसे तो खुशखबरी है लेकिन आपके लिए शायद ये बदखबरी हो कि अभी नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं। और अगर ये परफॉर्मेंस जो कि शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा दे रही है, इसमें अगर नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकली एक्टिव हो गए तो सर ये तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी सर। अच्छा, आज आपने जिस तरह सीएम साहबा स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट बांट रही हैं, आपने भी आज बदखबरी और खुशखबरी के जो सर्टिफिकेट हाथ में पकड़े हुए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, ये पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, ये इस मुल्क के इन 2.5-3 लाख अशराफिया के पैरोकारों का और इनका मुल्क नहीं है सिर्फ, ये उन 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, मुझ जैसों का। इस मुल्क के वाले से जो अच्छी खबर आएगी वो मेरे लिए अच्छी खबर है। मैं इसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मैंने यहीं दफन होना है, मुझे इस मुल्क से प्यार है। मेरे ना इवन फील्ड्स में बहलात है, ना मेरे दुबई में ट्विन टावर्स है, ना मेरे पनामा में कोई अकाउंट्स है, ना मेरे स्विस बैंक में कोई अकाउंट्स है। मुझे आप ये मुझ पर इस तरह के तंज ना फरमाया करें। सेकंड बात, आप बार बार फरमा रही हैं जी कुरैशी साहब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये दिन की मेहनत समझ आती है, मुझे रात वाली मेहनत जरा समझा रहे हैं, वो रात को कौन सी मेहनत कर रहे होते हैं। ये वो अंग्रेजी की कहावत है, लुक बिजी डू नथिंग, ये वही मेहनत है। और जिस 20 साल से ये लोग कराची में हुक्मरान है, मेरी बात मेरी सुने ना, मेरी बहन है, सुने जरा, 20 साल से कराची में सुन रही हूँ, क्या हंसने पे भी पाबंदी है, क्या हंसूं भी ना, इतनी अमन सुकून शांति के साथ सर मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया। जी मुकम्मल कर लें। 20 साल में कराची को मैं भी देख रहा था, कराची ने सबसे ज्यादा टैक्सेस दिए हैं पाकिस्तान में, 20% टोटल कलेक्शन का 20% सिर्फ कराची का है। ये साफ पीने का पानी नहीं दे सके। शारा फैसल के अलावा कराची की कोई एक रोड सलामत नहीं है। मैं बाई रोड कई बार कराची गया हूँ। मैं इनकी तरह वो मंथली पॉलिटिक्स नहीं करता, भाई संडे को 1 महीने के बाद चले जाए अपने हल्के में। मैं हल्कों में रहता हूँ, गलियों कुचों में रहता हूँ, ये मुझे नहीं मुतासर कर सकते। इनकी गुफ्तगू गुमरो साहब की कोई इस्लामाबाद का शायद सुनेगा ना, जो कराची नहीं गया 10-12 साल से, वो कहेगा हाँ यार बड़ा सिंध में कुछ हो गया। आप कश्मीर पंजाब और सिंध का बॉर्डर है, आप कश्मीर से एंटर हो और आप बाई रोड कराची जाए, आपको लगेगा खुदा की कसम 1820 में आ गई है। किसी ने अगर हिस्ट्री देख ली है ना 1820 की या 1750 की, वो इंटीरियर सिंध चला जाए गाड़ी पे, उनको पता चलेगा भुट्टो जिंदा है सिर्फ, बाकी हर चीज खत्म है। और मैं हैरान होता हूँ, इतने खूबसूरत लोग टीवी पे बैठकर अपने लीडर्स की सिर्फ उनसे राजी करने के लिए जो उनके झूठ इकट्ठे कर रहे होते हैं। मैं ये लफ्ज कभी भी ना कहूँ, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। ये ट्राई ग्रुप के पॉलिटिशियंस है इकट्ठे। अभी आपने बड़ा प्यारा फिक्रा इस्तेमाल किया, अल्लाह करे आपकी हंसी खुशी ये वक्त गुजरे। मतलब ये दुआ तो बंदा 9 बेहते जोड़े को देता है। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये दुआ दे रही है, ये चलना नहीं है 5 साल। मैंने तो पूछा था, मैंने कोई दुआ थोड़ी ना दी थी, आप सही तरह सुन नहीं रहे हैं। आपकी बातों का ना आज कनेक्शन साथ नहीं दे रहा सर, आपका कनेक्शन आज बहुत वीक है, आपको समझ नहीं आ रही। प्रोग्राम का वक्त मेरे ख्याल से खत्म हो गया सर, ये हंसते मुस्कुराते ही हमें इस प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए आज के लिए। इंशाल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को दोबारा मिलेंगे।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।